हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 15 के एग्जाम्पल 1 to 10। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आई जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हुई है अबाउट इवेंट्स क्या होते हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ये ट्रायल हुआ, ये आउटकम थी, ये इवेंट थी। बच्चों को यही नहीं पता होता ये सब चीज़ें क्या हैं, तो आगे वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो मैं एग्जाम्पल पढ़ती हूँ और इसी के अंदर मैं आपको बता दूंगी कि इवेंट क्या होता है, ट्रायल क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, प्लस हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था। फॉर डिटेल स्टडी आपको वो वीडियो विजिट करनी पड़ेगी, राइट। स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल फर्स्ट। अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स। एक कॉइन को 1000 टाइम टॉस किया गया है विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। और फ्रीक्वेंसीज क्या क्या आई हैं, यानी कि हेड आया 455 टाइम्स और टेल आया 545 टाइम्स। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? कि हमने कॉइन को टॉस किया है 1000 टाइम्स। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल, ठीक है। उसमें से क्या आउटकम्स आई हैं? उसमें से आपकी आउटकम आई है कि हेड जो आया वो 455 टाइम्स आया और टेल जो है वो 545 टाइम्स आया। दिस इज द आउटकम, ठीक है। नाउ हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है हर इवेंट की। इवेंट मतलब हेड आया है, दैट इज एन इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कि हेड आया है वो एक इवेंट है, राइट। तो हमें अब हमारी आउटकम्स में से दोनों इवेंट जो कि हैं हेड एंड टेल, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब हम इसी कॉइन को 1000 टाइम टॉस करेंगे तो क्या चांसेस हैं हेड आएगा या फिर क्या चांसेस हैं कि टेल आएगा। वैसे तो यहाँ देखने से लग रहा है कि टेल ज़्यादा आया है हेड के कंपैरिजन में, तो चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम भी टेल के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट कितने चांसेस हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे जो हमने पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट happened divide by total number of trials। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वो ट्रायल्स, वो एक्सपेरिमेंट जिनके अंदर इवेंट हुआ है। तो पहला इवेंट हम मान लेते हैं कि हेड आया है, ठीक है। कितने एक्सपेरिमेंट्स में हेड आया? टोटल एक्सपेरिमेंट हमने कितनी बार किया था? 1000 टाइम किया था। उसमें से 455 टाइम्स हेड आया। तो 450 टाइम्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गई जिसके अंदर इवेंट हुआ। इवेंट मतलब कि हेड आया, डिवाइड बाय टोटल कितनी बार एक्सपेरिमेंट हमने किया है? 1000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट हमने किया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट के लिए हम निकाल रहे हैं हेड के लिए, तो प्रोबेबिलिटी कि हेड आएगा, तो यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसके अंदर हेड आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आए, नंबर ऑफ हेड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ हेड्स 455, टोटल हेड्स टोटल कितनी बार आया है? ये किया है हमने 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट किया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या होता है, बच्चे यहाँ पे देखते हैं 5 और 0, तो 5 पे कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, वो बहुत बड़ा चला जाएगा। क्या करना चाहिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर? जब भी हम देखें डिवाइड में जीरोज हैं, कुछ नहीं करना। जितनी जीरोज होती हैं उतने ही हम डिजिट छोड़ के क्या लगा देते हैं? डेसिमल लगा देते हैं। ये चीज़ आपको पता है, आई नो आपको पता है, बट कई बार बच्चे भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में और वो देखते हैं 5 0 फटाफट से कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। गलत वो भी नहीं है, बट लंबा चला जाता है वो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 5 4 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। सो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, उन्होंने बोला हर इवेंट की, तो पहला इवेंट तो हमने काउंट कर लिया हेड, नेक्स्ट इवेंट क्या है? टेल। तो प्रोबेबिलिटी कि टेल आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार आया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये कितनी बार आया है? 545 डिवाइड बाय 1000। अगेन
3 zeros हैं तो 3 डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपको पता है कि मैंने प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी, तो क्या प्रॉपर्टीज़ थी उसकी, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से या तो ग्रेटर या इक्वल होती है, या हमेशा लेस देन 1 या इक्वल होती है 1 की, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। तो अगर वो 0 के पास जाती है, यानी कि 0.0 से लेकर 0.5 या 4 तक किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी आती है, तो वो नियर टू 0 है, यानी कि उसके होने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, अब 0.5 हो जाएगी किसी की प्रोबेबिलिटी, तो वो हाफ चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में पड़ता है 0.5। ऐसे ही 0.6 से लेकर 1 तक की जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो क्या होगा, नियर टू 1 है। नियर टू 1 मतलब कि उसके होने के पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ देखा जाए तो टेल के आने के चांसेस 0.5 से ऊपर हैं। इट मीन्स नेक्स्ट टाइम जब सेम कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस करेंगे तो टेल्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और यही चीज़ हमने शुरू में ऑब्जर्व की थी। अब मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2 इवेंट हुए हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, वो क्या होगी, 1 की इक्वल होगी। तो चेक कर लेते हैं हम इसको, 0.455 प्लस 0.545, चेक करिए 0 की इक्वल 1 की इक्वल आता है, ये हो गया 0, कैरी ओवर 1 0, कैरी ओवर 1 0, ये आ गया 1। तो ये 1 की इक्वल आ गया। पॉइंट के बाद जीरोस की वैल्यू नहीं होती है, दैट मीन्स ये 1 के इक्वल आ चुका है, यानी कि आपका ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हमने वेरीफाई कर ली। ये आपको क्वेश्चन में करने को नहीं बोला, ये सिर्फ मैंने आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई करवाई है। इट्स योर विश, आपको वेरीफाई करना है गुड, नहीं करना है दैट्स ओके। तो ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। चलिए करते एग्जाम्पल सेकेंड। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स को हमने साथ साथ टॉस किया, यानी कि एक बार इधर टॉस कर दिया, एक बार इधर टॉस कर दिया, 500 टाइम्स हमने ऐसा किया। ठीक है, हमें क्या मिला, 2 हेड्स मिले 105 टाइम्स। 2 हेड्स का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों कॉइन्स पर हेड आ गया 105 टाइम्स। ठीक है, फिर 1 हेड की क्या आया है, 275 टाइम्स, यानी कि सिर्फ एक कॉइन पे हेड आया है 275 टाइम, दूसरे वाले पे फॉर श्योर टेल आया होगा। ठीक है, नो हेड, यानी कि दोनों ही टॉस करने के बाद दोनों पर ही क्या आ गया, टेल आ गया, हेड नहीं आया। ऐसा कितनी बार हुआ है, ऐसा हुआ है 120 टाइम्स हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट। हर एक इवेंट के होने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमें तो पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, probability is equal to number of trials in which the event happened divided by total number of trials। यहाँ total number of trials कितनी है, 500। ठीक है, तो पहला इवेंट क्या है, 2 heads का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं probability of 2 heads। क्या लिखेंगे, number of times 2 heads occurred, मतलब कि number of trials in which the event happened, event क्या है, 2 heads वाला। ठीक है, तो आप इसको वही एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ वो फॉर्मूला। तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर आपको इस तरीके से फॉर्मूला बनाना आ जाता है तो गुड, नहीं तो आप हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर 2 हेड्स आए वो क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आया है, 105 टाइम्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बार हमने किया है, 500 टाइम्स। अब इसको कैसे सॉल्व करें, वेरी इजी। अब देखिए हमें पता चल रहा है ये 5 से 5 पे कैंसिल होगा, है ना, तो ये हो गया 100 5 पे, हो गया 5 2 10 एंड 5 1 5, तो 21/100। अब जैसे 100 आ गया, अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट क्या था, 2 हेड्स। अब सेकंड की बात करते हैं, 1 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स 1 हेड अकर्ड या 1 हेड हैपेंड। तो क्या लिख सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, या तो सिर्फ ये लिख दीजिए। तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो हम लिखेंगे 1 हेड कितनी बार आया है,
275 टाइम्स आया है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे 500। अब इस पे कैंसिल कर देते हैं हम, फिर से 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 5 सा 25, फिर से 5 5 सा 25, डिवाइड बाय 5 1 सा 5। अब देखिए यहाँ पर हम आने के बाद ना फिर से मिलेगा भाई 5 पे कैंसिल कर देते हैं इसको, बट क्यों करना, जब हमें बहुत ईजिली हमें क्या मिल रहा है 100 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। सेकेंड इवेंट मतलब कौन सी है, 1 हेड, ये है ना आपका सेकेंड इवेंट। चलिए थर्ड इवेंट की बात करते हैं। थर्ड इवेंट है आपका नो हेड, यानी कि एक बार भी हेड नहीं आया। तो नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड अकर्ड, ठीक है, तो एक बार भी हेड नहीं आया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो कितनी आ गया 120 डिवाइड बाय 500। ठीक है, फिर से हम इसको 5 पे कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 सा 10, 5 4 सा 20, ये आ गया 10। फिर से हम इसको क्या कर देंगे 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट। ये था एग्जाम्पल सेकेंड। चलिए करते एग्जाम्पल थर्ड। अब एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, एक डाई को हमने 1000 टाइम्स हमने थ्रो किया है, और फ्रिक्वेंसीज कितनी आई है, हमें पता है कि एक डाई के ऊपर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, यही होता है लूडो वाली जो डाइस होती है उस पर ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, उस डाइस को हमने 1000 टाइम्स उसको ऐसे थ्रो किया है, और फिर हमने काउंट किया कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 4 5 6 कितनी बार आए हैं। ठीक है, 1 आया 179 टाइम्स, 1000 टाइम्स हमने जब उसको थ्रो किया, उन 1000 में से 179 टाइम्स 1 आया ऊपर, 2 आया 150 टाइम्स, 3 आया 157 टाइम्स, 4 आया 149 टाइम्स, 5 आया 175 टाइम्स, एंड 6 आया 190 टाइम्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, हर आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स in which event happened divide by total number of trials। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं, कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं हम, कि 1 आया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कि 1 आया, तो नंबर ऑफ टाइम्स 1 अकर्ड ऑन द डाइस। ठीक है, तो ये हो गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, 1 कितनी बार आया 179 टाइम्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार हमने थ्रो किया 1000 टाइम्स, तो ये आ गया 1000। तो ये कितना आ गया आपका, 3 डिजिट्स छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है, तो 179 पॉइंट, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इवेंट की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी कि 2 आया, नंबर ऑफ टाइम्स 2 आया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, ट्रायल कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया है 150 टाइम्स आया है, एंड कितनी बार हमने टोटल एक्सपेरिमेंट किया है 1000 टाइम्स किया। अब देखिए जहाँ 0 से 0 कैंसिल होती है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 बच गई, तो हम क्या लगा देंगे इसको 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। सेकेंड इवेंट कौन सा आया है 2 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात करते हैं 3 आने की प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी कि 3 आया है, 3 कितनी बार आया 157 टाइम्स आया है, कितने में से 1000 में से, तो 1000 हो गया टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग थर्ड इवेंट कितनी आ जाएगी, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया हमने। सिमिलरली फोर्थ के लिए प्रोबेबिलिटी की 4 आया, कितनी बार 4 आया है 149 टाइम्स, कितने में से आया है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग फोर्थ इवेंट 0.149। सिमिलरली फिफ्थ, तो प्रोबेबिलिटी की 5 आया, नंबर ऑफ टाइम्स 5 अकर्ड, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ इवेंट 0.175।
सिमिलरली 6 के लिए तो प्रोबेबिलिटी कि 6 आया है, नंबर ऑफ टाइम 6 अकर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, 0 से 0 कैंसिल हो रही है, क्या बच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6th इवेंट 0.19। तो आपकी आ गई ये फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये था आपका आंसर। अगर अब आपको चेक करना हो तो क्या करेंगे, हम कैसे चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और चेक करेंगे कि ये 1 के ही इक्वल आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल, ये आप खुद वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये था एग्जाम्पल थर्ड। चलिए करते हैं एग्जाम्पल फोर्थ। एग्जाम्पल फोर्थ क्या कहता है, ऑन 1 पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी पता है, मोटी मोटी बुक्स होती हैं, डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर आपके आसपास के लोकल के एरिया के सभी के टेलीफोन्स होते हैं। ठीक है, टेलीफोन नंबर होते हैं, राइट। देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। एक पेज हमने निकाला, उसके अंदर से हमने देखा कि उस पेज पे 200 टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए थे। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर, मान लीजिए जैसे ये नंबर है, इसका यूनिट प्लेस है 3। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम छोटे होते ही हम कैसे करते थे, ऐसे लिखते थे ना, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से पीछे से हम काउंट करते थे। तो वंस प्लेस पर जो पहले नंबर पे होता है उसे हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं, वंस प्लेस को हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं, दैट इज 3 है इस नंबर का। ठीक है, तो उन 200 टेलीफोन नंबर्स में से हमने सभी नंबर्स के यूनिट प्लेस देखे, और यूनिट प्लेस पे जैसे यहाँ पर 3 है, ऐसे ही 0 लिखा हुआ था। 0 कितने नंबर्स में लिखा था, 22 नंबर्स में लिखा हुआ था। ऐसे ही यूनिट प्लेस पे 1 कितने नंबर्स में लिखा था, 26 नंबर्स पे लिखा हुआ था। 2 22 नंबर्स में लिखा था। इस तरीके से उन्होंने 9 नंबर्स तक के चेक कर लिए कि यूनिट प्लेस कितने नंबर्स पे 1 आया है, 2 आया है, अप टू 9 आया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, विदाउट लुकिंग एट द पेज, हमने अब पेज पे नहीं देखा, हमने ऐसी आंखें बंद करके एक पेंसिल हमने किसी एक नंबर पर प्लेस कर दी। द नंबर इज चूजन एट रैंडम, कोई भी एक नंबर पे हमने प्लेस कर दिया, तो कोई भी नंबर भी हो सकता है वो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस नंबर की जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो 6 होगी। भाई हमारी आंखें तो बंद है, ठीक है, हमने तो एक नंबर ऐसी किसी भी नंबर पे ऐसे प्लेस कर दी पेंसिल। अब क्या प्रोबेबिलिटी है उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 6 पड़ा होगा। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ 6 की बात कर रहे हैं तो 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 6 क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स 6 अकर्ड, नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 6 अकर्ड एट यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस पर 6 कितनी बार आया है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ उसके अंदर फोन्स थे, टेलीफोन नंबर थे, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आप लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कि 6 आया है, 6 कितनी बार आया है, फ्रीक्वेंसी उन्होंने दे रखी है 14 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय कितनी बार, कितने फोन नंबर्स में से हम निकाल रहे हैं 200, तो ये हो गया 200। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 पे, 2 7 सा 14, ये हो गया, तो 7/100। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाते हैं, तो एक तो हो गया 7, एक हो गया 0.0, ये आ गया आपका आंसर। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर लिखना हो ना 7/100 तो वो इस तरीके से लिख देते हैं ये चीज़ कि हाँ जी ये भी तो 2 डिजिट है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ हम कभी नहीं लिखते हैं, हमेशा हम इस तरीके से लिखेंगे। ये तो लास्ट रहेगा, इससे अगला जो होगा वो पॉइंट लगा के फिर हम यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 4th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 5th। हाँ, बट वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पर तो क्वेश्चन में 6 था, आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है कि 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, तो 0 के लिए क्या होता है 22/200,
9 पूछ लिया जाता तो आप क्या लिखते 20/200। इस तरीके से कोई भी आप इवेंट चूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में होगा आप उसका आंसर दे सकते हैं। ये था एग्जाम्पल 4। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 5। अब एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 consecutive days द वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। ठीक है, आपको पता ही है वेदर स्टेशन क्या होते हैं, जो मौसम बताते हैं कि हाँ जी कल क्या रहेगा, या हफ्ते तक का बता देते हैं, नेक्स्ट वीक तक का पूरा बता देते हैं। क्या कई बार क्या होता है, वो कहते हैं भाई कल बारिश होगी और कल पूरी अच्छी से धूप निकली होती है, गलत भी हो जाते हैं कई बार, और कई बार ये सही भी होते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही एक स्टेशन था, उन्होंने 250 लगातार दिनों के बारे में एक तरीके से रिकॉर्ड बना रखा था कि हाँ जी इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा और इस दिन ये होगा, ये वेदर रहेगा। ठीक है, लगातार 250 डेज का, जिसमें से 175 टाइम तो वो करेक्ट थे। अगर उन्होंने बोल दिया कल बारिश होगी तो हाँ जी उस दिन बारिश होगी, उन्होंने बोल दिया इस दिन इतने डिग्री टेम्परेचर रहेगा, उस दिन उतने डिग्री टेम्परेचर रहा, तो 175 टाइम्स वो करेक्ट थे। फिर उन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, यानी कि अगर नेक्स्ट 250 डेज में से किसी एक दिन वेदर देखा जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस दिन करेक्ट थे। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट कि नंबर ऑफ टाइम्स जो वो हैपन हुआ है। ठीक है, उन्होंने बोला करेक्ट, तो करेक्ट कितनी बार हुआ है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने दिनों तक उन्होंने रिकॉर्ड किया 250 टाइम्स। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। तो यही जनरल फॉर्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बार वो इवेंट हुआ है, कौन सा इवेंट, करेक्ट वाला। ये करेक्ट हमें इवेंट दे रखा है, तो करेक्ट कितनी बार थे, वो 175 टाइम्स थे। तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, करेक्ट के लिए हम निकाल रहे ना, इवेंट कौन सा है, करेक्ट होना। तो नंबर ऑफ टाइम्स द वेदर फोरकास्ट was correct। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स कि वो कितनी बार करेक्ट थे, डिवाइड बाय टोटल रिकॉर्ड। ठीक है, टोटल रिकॉर्ड या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये लिख सकते हैं आप कि कितने दिन तक उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया है, 250 डेज तक। नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, टोटल रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ टोटल रिकॉर्ड्स। तो क्या है, करेक्ट कितनी बार थे, 175 टाइम्स। कितने दिन लगातार वो करते रहे उसको रिकॉर्ड, 250 टाइम्स। अब क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करते हैं, ये जा रहा है 5 पे, 5 3 सा 5 5 सा, ये हो गया 50। फिर से 5 पे जा रहा है, 5 7 सा, ये आ गया 5 10 सा, तो 7/10 दैट इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, तो ये तो आ गई फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो सेकेंड इवेंट क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट। टोटल थे 250 डेज, जिसमें से 175 टाइम्स वो करेक्ट हो गए, तो कितनी बार इनकरेक्ट हुए, 250 माइनस 175। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम नंबर ऑफ टाइम्स देवर, मैं यहाँ पे दे लिख रही हूँ, आप वेदर फोरकास्ट लिख सकते हैं, देवर इनकरेक्ट। कितनी बार इनकरेक्ट थे, टोटल माइनस नंबर ऑफ टाइम्स देवर करेक्ट। तो इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 75। नाउ नंबर ऑफ टाइम्स देवर नॉट करेक्ट, तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स वेदर फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो क्या आ जाएगा, ये थे नंबर ऑफ टाइम्स जो वो इनकरेक्ट थे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने डेज के थे, 250 डेज के थे। इनको फिर से हम कैंसिल कर देंगे, 5 पे ही कैंसिल हो रहा है, 5 1 सा एंड 5 5 सा, 5 3 सा, तो ये हो गया 3/10, तो ये हो गया 0.3। तो ये आ गया फर्स्ट इवेंट का आंसर, ये आ गया सेकंड इवेंट का आंसर। तो आप यहाँ पर क्या चेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से ग्रेटर या इक्वल होती है बट लेस देन 1 होती है। तो आप देख सकते होगे ये दोनों की दोनों 0 से बड़ी बट 1 से छोटी हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, दोनों इवेंट, जितने भी इवेंट है उनका सम 1 की इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं 0.7 प्लस 0.3 1 आ जाएगा, राइट।
तो ये था एग्जाम्पल 5। चलिए करते एग्जाम्पल 6। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced। ठीक है, द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। तो एक कंपनी है जो टायर को बनाती है, तो उनको पता है कि हाँ जी उनके टायर कितना चल सकता है, तो उन्होंने अपने अपने टायर्स के बारे में ये बताया कि एक टायर जिसको 4000 किलोमीटर चलने से पहले ही उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, वो सिर्फ 4000 किलोमीटर मैक्सिमम चल सकता है। तो ऐसे कितने टायर्स हैं, ऐसे हैं 20 टायर्स हैं। ठीक है, फिर उससे अच्छी क्वालिटी के आ गए जो 4000 से लेकर 9000 तक के किलोमीटर कवर कर सकते हैं। ऐसे कितने टायर्स थे, 210। ठीक है, अगर इतने इससे से ज़्यादा चल जाएगा तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही उससे भी अच्छे आ गए कि 9001 से लेकर 14000 तक जो कवर कर सकते हैं डिस्टेंस बिना रिप्लेस हुए, ऐसे टायर्स थे 325। और उससे भी अच्छी क्वालिटी के भाई जो 14000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल सकते हैं, ऐसे कितने टायर्स थे, 445 टायर्स थे। ठीक है, इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अगर आप इस कंपनी का टायर खरीदते हो क्या प्रोबेबिलिटी है इट विल नीड टू रिप्लेस बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर्स। आपने कोई ऐसा टायर खरीद लिया जो 4000 किलोमीटर से भी पहले उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाला टायर होगा। तो आप देख सकते होगे यहाँ पर 4000 से कम किलोमीटर तक के डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले कितने टायर्स हैं, 20 टायर्स हैं। आउट ऑफ कितने में से 1000 बोले ना उन्होंने, है ना। इन केस अगर आपको याद नहीं रहता कि भाई 1000 ऑलरेडी हमें पेपर में गिवन है कि 1000 टायर्स में से हमने निकाले हैं ये, ठीक है, नहीं याद रहता ऊपर पढ़ना, आप सोचने लगे भाई ये टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ना टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं, इन सबको प्लस करके देख लो। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट दिया होता है, इन केस अगर आप भूल जाते हो या नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ टायर्स आएंगे ना नीचे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टायर्स इन सबको प्लस करके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी का, फिर हम ये तीनों पार्ट्स करते हैं। तो मैंने यहाँ जनरल फॉर्मूला लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसके अंदर इवेंट हुआ है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो सबसे पहली बात उन्होंने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने जो टायर खरीदा है उसको 4000 किलोमीटर से पहले ही उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, प्रोबेबिलिटी कि उसको रिप्लेस करना पड़ेगा लेस देन 4000 के लिए। ठीक है, तो क्या बन सकता है फॉर्मूला, number of tires needed to replace by less than 4000, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टायर्स, ये लिख सकते हैं इसमें। तो हमने जनरल फॉर्मूले को देखकर अपने वाला फॉर्मूला बना लिया इस टॉपिक का, क्या है, नंबर ऑफ टायर्स नीडेड टू रिप्लेस इन लेस देन 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर से ही कम में उनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसे टायर्स कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं, तो ऐसे टायर्स कितने हैं 20 डिवाइड बाय टोटल टायर्स कितने हैं 1000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 2/100, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 20.0। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टायर हमें बताना है जो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चल सके। यहाँ तक तो 9000 किलोमीटर तक चल सकता था, इससे नेक्स्ट वाला टायर जो था वो 9000 से लेकर 14000 तक चल सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन क्या रहती है बच्चों को, उनको लगता है कि सिर्फ यही स्लॉट आएगा। ठीक है, पर थोड़ा ध्यान से सोचिए, उन्होंने बोला है 9000 से ऊपर कितने ऐसे टायर्स हैं, तो 9000 से ऊपर तो ये भी हो गए ना, 9000 से तो ऊपर ही होते ना 14000 भी, तो यानी कि ये वाले टायर्स भी आएंगे और ये वाले टायर्स भी आएंगे। अगर वो बोलते लेस देन 9000 तो लेस देन 9000 ये भी होता और ये भी होता। ठीक है, तो ये चीज़ को अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी कि वो चलेंगे मोर देन 9000। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टायर्स नीडेड टू रिप्लेस
आफ्टर 9000, तो आफ्टर 9000 क्या हो जाएंगे, ये प्लस ये, ठीक है। तो 325 प्लस 445 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टायर्स, टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितनी है 1000 इज इक्वल टू, इनको प्लस कर लेते हैं, 0 कैरी ओवर 1 5 7 एंड 7 डिवाइड बाय 1000, 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया 77 बाय 100, दैट कैन बी रिटन एज 0.77, राइट। तो ये आ गई जो 9000 से ऊपर चल सकते हैं टायर्स। नेक्स्ट, it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 किलोमीटर and 14000 किलोमीटर। तो अब सोचिए 4000 से लेकर 14000 के बीच में उनको हमें काउंट करना है, उन टायर्स को 4000 से लेकर 14000 तक के जो डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हैं। तो 4000 ये तो लेस देन हो गया 4000, ये नहीं आएगा, ये आएगा, है ना। 4000 से अबव है, ये भी 4000 से अबव है, और यहाँ पे बोला है बिटवीन 14000, बट ये क्या है मोर देन 14000, तो यानी कि ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 4000 से 14000 के बीच का, यानी कि ये ऐड होगा और ये ऐड होगा, ठीक है। तो थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी उनको रिप्लेस करना पड़ेगा बिटवीन 4000 किलोमीटर्स एंड 14000 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। तो नंबर ऑफ टायर्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बिटवीन 4000 एंड 14000 किलोमीटर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टायर्स, क्या आ जाएंगे आपके पास 210 प्लस 325 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टायर्स है 1000, इसको प्लस करते हैं 535 डिवाइड बाय 1000, या 3 डिजिट छोड़ने हैं तो 0.535, ये आ गया आपका आंसर। तो ये थे तीनों के तीनों पार्ट्स। अब यहाँ तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल 6। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, आप लोगों के यूनिट टेस्ट होते हैं मंथली, है ना, तो वैसे ही एक बच्चे के यूनिट टेस्ट हुए मंथली और उनका उसने रिकॉर्ड रखा। ठीक है, इस बच्चे के जो मंथली यूनिट टेस्ट हुए साल में वो हो गए 5 बार हुए। ठीक है, पहले यूनिट टेस्ट में उसके कितने परसेंटेज मार्क्स आए, उसके आए 69%। सेकेंड यूनिट टेस्ट में आए उसके 71%। थर्ड यूनिट टेस्ट में आए उसके 73%। फोर्थ यूनिट टेस्ट में उसने पढ़ा नहीं और उसके कम आ गए, 68 आ गए सबसे कम। और फिर उसको धक्का लगा, चोट लगी, भाई मैं तो पढ़ूंगा। फिर लास्ट वाले में उसके आगे मैक्सिमम 74% आ गए। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डाटा, इस डाटा के बेसिस पर find the probability that the student gets more than 70% marks in a unit test। इस डाटा के बेसिस पे आपको बताना है find the probability कि स्टूडेंट जो है वो 70% से ज़्यादा कितनी बार यूनिट टेस्ट में वो ला सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 70 से कितनी बार ज़्यादा आए हैं उसके 1, 2 एंड 3 टाइम्स ज़्यादा आए हैं। एंड टोटल टाइम्स कितनी बार यूनिट टेस्ट हुआ है, 5 बार यूनिट टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसके अंदर वो इवेंट हुआ है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, यानी कि कितनी बार उसने यूनिट टेस्ट दिया है, उसे 5 बार यूनिट टेस्ट दिया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 70%। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, ट्रायल कौन सा है कि 70% से ज्यादा लेनी है, तो नंबर ऑफ टाइम्स ही स्कोर्ड मोर देन 70%। ये आ गया फॉर्मूला। नंबर ऑफ टाइम्स ही स्कोर्ड, ही या शी बोला है, स्टूडेंट हो सकता है कोई भी, ही शी स्कोर्ड मोर देन 70% डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि कितनी बार यूनिट टेस्ट हुआ है, तो लिख देंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट। तो कितनी बार उसने 70 से ज्यादा लिए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार यूनिट टेस्ट हुआ है, 5 बार हुआ है, तो 3/5, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं 0.6 आ गया आपका आंसर।
अब प्लीज़ आप ये मत बोलना कि मैम इसको 0.6 कैसे लिखते हैं, आपको पता ही होगा, छोटे स्टैंडर्ड से हम करते आ रहे हैं। जैसे 3 है और बाहर है 5, तो हमें क्या लगाना है, 5 जो है बड़ा है 3 से, तो हम पहले लगा देंगे 0 पॉइंट, ताकि यहाँ पे आ जाए 0। उसके बाद 5 6 30, तो इस तरीके से आता है 0.6। आई होप आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आती होंगी, इफ़ नॉट आप ऐसे देख सकते हैं बेसिक भी। तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 क्या कहता है, एन इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनदर। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने ना ऐसे रैंडमली 2000 ड्राइवर्स को सिलेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं था कि हाँ जी उनके बीच में कोई कंपटीशन चल रहा था या एक को हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है दूसरे को कम, ऐसे ही रैंडमली 2000 ड्राइवर्स को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, बुला लिया अपने पास और पूछा गया उनसे अबाउट पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट। ठीक है, कि अब उन्होंने देखा कि कम छोटी एज वाले जो ड्राइवर्स हैं वो ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं या बड़ी एज वाले जो ड्राइवर्स हैं वो ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं। ठीक है, तो डाटा जो उन्होंने ऑब्टेन किया ना उसको ऐसे टेबल में बना लिया, जैसे कि एज ऑफ ड्राइवर्स यहाँ लिख दी, एक साल में कितने एक्सीडेंट किए गए हैं। ठीक है, एक भी नहीं किया, एक कराया, 2 किए, 3 किए, 3 से ज़्यादा किए। तो उन्होंने देखा कि 18 से लेकर 29 एज तक के जो ड्राइवर्स थे उन्होंने एक साल के अंदर 0 एक्सीडेंट कितने किए हैं, 440 और एक एक्सीडेंट किया है 160, 2 एक्सीडेंट किए हैं 110 ड्राइवर्स ने और 3 एक्सीडेंट किए हैं 61 ड्राइवर्स ने। ठीक है, और 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट कितने किए हैं, 35, यानी कि ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हो गया। ओके, फिर 30 से लेकर 50 एज तक के जो ड्राइवर्स थे उन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया, 505 ड्राइवर्स थे ऐसे। एक एक्सीडेंट किया है वो थे 125, 2 किए हैं, 3 किए हैं, इस तरीके से ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, लास्ट में देखा जाए कि 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट जो यंग ड्राइवर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा किए, जो मीडियोकर एज के हैं उन्होंने 18 किए हैं और सबसे कम किए हैं 50 से अबव। ठीक है, आजकल का जो यूथ होता है वो बहुत रैश ड्राइव करता है, तो बी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट, being 18 to 29 years of age and having exactly 3 accident in 1 year। अब ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने अब इस डाटा में से सिलेक्ट करने हैं और उसके आंसर्स देने हैं हमें। जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर हम उन 2000 ड्राइवर्स में से किसी एक ड्राइवर को रैंडमली बुलाएं तो क्या चांसेस हैं या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस ड्राइवर की एज 18 टू 29 ईयर्स के बीच में होगी और उसने साल में एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स किए होंगे। तो 3 एक्सीडेंट ये हो गया और 18 से लेकर ये हो गया 61, 18 से लेकर 29 एज का ड्राइवर जिसने 3 एक्सीडेंट किए हैं वो कितने ड्राइवर्स हैं, 61 ड्राइवर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और उसके हम आंसर्स देने शुरू करते हैं। तो हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया कि नंबर ऑफ ट्रायल जिसके अंदर इवेंट हुआ है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 18 से लेकर 29 ईयर्स के लिए जिसने 3 एक्सीडेंट किए हैं एग्जैक्टली। तो 18 टू 29 3 एक्सीडेंट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ है कितने, किसके ऊपर हमने किया है एक्सपेरिमेंट, ड्राइवर्स पे किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ड्राइवर्स with having number of drivers having 3 accidents। तो लिखेंगे number of drivers having 3 accidents एक साल के अंदर। ठीक है, और वो भी एज ग्रुप भी हम लिख देंगे 18 टू 29 डिवाइड बाय। अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स बताने हैं हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स। तो कितने किए हैं, 18 से लेकर 29 एज के 3 एक्सीडेंट कितने ड्राइवर्स ने किए हैं, 61 डिवाइड बाय टोटल ड्राइवर्स कितने हैं, 2000। ठीक है, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप इसको यहीं पर ही छोड़ दो, नहीं पॉइंट्स में लेकर आना, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर है जीरोस। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ 2 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, जैसे 61 को सिर्फ 2 से कैंसिल करो तो क्या आएगा, 2 3 फिर 1 है तो हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट एंड 2
0 लग जाएगा तो ये हो गया आपका 30.5 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30.5 डिवाइड बाय 2 से तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, डिवाइड क्या रह गया 1000 रह गया। ठीक है, अब 1000 के बाद ये पॉइंट हटाया हमने, क्या लग गया, एक और 10 लग गया। अब 4 डिजिट छोड़ के हमें क्या लगाना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो पहली डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 5, फिर 0, फिर 3, फिर 4 डिजिट छोड़ने तो एक और 0, फिर पॉइंट। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इससे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। पहले 2 से कैंसिल करके इसको रख लो, फिर 1000 के अकॉर्डिंग उसकी जीरोस लगा दो। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बीइंग 30 से लेकर 50 ईयर्स के ड्राइवर और उन्होंने एक या एक से ज़्यादा एक्सीडेंट किया हो। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा, तो एक या एक से ज़्यादा कितने बने, ये सारे के सारे हो गए। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा, ये तो सारे हो गए। इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस डिवाइड बाय कितने ड्राइवर्स हैं, 2000 ड्राइवर्स हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 125 + 60 + 22 and 18 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने हैं, 2000। ठीक है, इनको प्लस करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 40 + 60 100, 100 + 125 225 डिवाइड बाय 2000। ठीक है, अगेन वही वाला केस आ गया, तो हम क्या करेंगे, 225 को 2 से पहले अलग से डिवाइड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4.5, ये आ गया। तो इसको से कैंसिल करने पे आ गया 112.5 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, 1000 क्यों, क्योंकि 2 से तो हमने इसको कैंसिल कर दिया है। अब 1000 पॉइंट हटाया, एक और 10 लग गया। ठीक है, तो कितने डिजिट छोड़ के हमें 0 लगानी है, 4 डिजिट छोड़ के 0 लगानी है। तो 4 तो ऑलरेडी है ही, तो 112 पॉइंट ऐसे हो जाएगा 0.1125, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। अब यहाँ पर देखो कोई भी एज लिमिट नहीं दे रखी हमें, है ना, उन्होंने सिर्फ बोला है कि वो ड्राइवर की बात बताइए, वो ड्राइवर काउंट करिए जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। तो एक एक्सीडेंट मतलब कि 0 एक्सीडेंट, तो ये सभी के सभी ड्राइवर्स ने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इनकी। थर्ड प्रोबेबिलिटी जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया, तो ये हो जाएगी 440, 505, 360 डिवाइड बाय 2000। ठीक है, इन सबको प्लस करिए, कितना आ जाएगा 1305 डिवाइड बाय 2000। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 6 = 12, 2 5 2 2 = 4.5। ठीक है, तो इसको इसे कैंसिल किया, ये आ गया 652.5 डिवाइड बाय 1000, पॉइंट हटाया 10 लग गया। तो अब ये आ गया, 4 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना, तो ऑलरेडी 4 डिजिट है, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल 8th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 9th। एक और चीज़, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाने से पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चेक करेंगे एनसीईआरटी में, उसका आंसर होगा 0.653 होगा। ठीक है, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देख सकते होगे कि ये 5 या 5 से ग्रेटर अगर डिजिट होती है तो हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक डिजिट प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 0.653 भी लिख सकते हैं। और एक और काम हम कर सकते हैं, अगर कहीं पर 0.7 भी लिखा है ना अप्रॉक्सीमेटली, तो वो भी ठीक है। ऐसा क्यों, अगर सिर्फ 2 डिजिट की बात की जाए, अगली 2 डिजिट की बात नहीं की जाए, तो ये भी 5 या 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं। तो 0.7 भी करेक्ट होगा अप्रॉक्स लिखकर। तो इस तरीके से ऐसे कुछ भी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो अब करते हैं एग्जाम्पल 9th। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो आपको दे रखी है 14.3 हमें टेबल देखनी है। एग्जाम्पल 4th में दे रखी है चैप्टर 14 के, वो टेबल आपको हमें देखनी है। विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हमें टेबल बताती है 38 स्टूडेंट्स के वेट। ठीक है, तो पहले एक बार हम फटाफट से टेबल देखते हैं।
तो आपको ये टेबल दे रखी है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब इस टेबल से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50 kg। यानी कि अगर मैं उस क्लास में जाकर उन 38 स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को बाहर बुलाऊं तो क्या चांसेस हैं कि उस स्टूडेंट का वेट 46 to 50 kg के बीच में होगा। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वही जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पर ट्रायल क्या है कि बच्चे का जो वेट है, स्टूडेंट का जो वेट है वो कितना होना चाहिए, 46 से लेकर 50 तक होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 46 to 50 kg वेट। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज वेट बिटवीन 46 to 50 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने इस जनरल फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना लिया अकॉर्डिंग टू टॉपिक कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका वेट बिटवीन 46 to 50 है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखते हैं 46 से लेकर 50 तक के कितने बच्चों का वेट है, 3 बच्चों का वेट है। तो 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 38। यहाँ पर भी 38 दे रखा है, तो ये हो गया 3/38। आप ये आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व करके आप लिखेंगे तो 0.079 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, गिव 2 इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको 2 इवेंट्स यानी कि 2 एग्जाम्पल देनी है। वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0, जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, और एक और इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। ठीक है, 0 प्रोबेबिलिटी का आपको एक एग्जाम्पल देना है और एक 1 प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल देना है आपने। तो 0 प्रोबेबिलिटी कब आ सकती है कि यहाँ पर अगर हम डाटा को ध्यान से देखें, 0 प्रोबेबिलिटी के ना 2 केसेस बन सकते हैं। या तो हम बता दें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका वेट 30 से कम हो, 30 से कम तो कोई है ही नहीं, डाटा तो हमारा 31 से लेकर 75 तक है। तो हम एक तो एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज़ वेट अंडर 30 के नीचे हो जिनका वेट, वो तो है ही नहीं, वो तो हो जाएगा 0/38। या दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, 75 से ऊपर भी कोई बच्चा नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग वेट मोर देन 75 या 76। तो मोर देन 75 तो और भी कोई बच्चा नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा 0/38। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल आप खुद अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट जिनका वेट 30 kg है, 30 से कम है, तो हो जाएगा 0/38, वो हो गया 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स वेट मोर देन 75, तो मोर देन 75 भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी जिसका 1 आंसर आए। तो 1 के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग वेट मोर देन 30। मोर देन 30 तो सारे के सारे वेट आ गए। ठीक है, तो वो भी कितना हो जाएगा 38/30। ठीक है, सॉरी 38/38। या आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग बिटवीन 31 to 75। 31 से लेकर 75 के बीच में कितने बच्चों का वेट है, सभी बच्चों का वेट है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग मोर देन या फिर बिटवीन 31 to 75, दोनों ही आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 38/38। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका वेट ये है, तो सारे के सारे हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यही है, कैंसिल होके आ गया आपके पास 1। तो ये था एग्जाम्पल 9। चलिए करते हैं लास्ट एग्जाम्पल 10th। 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds। ठीक है, 5 बैग थे सीड्स के, जिसमें से 50 सीड्स को सिलेक्ट किया गया है रैंडमली, यानी कि हमने चुन के नहीं किया, ऐसे रैंडमली 50 सीड्स हमने सिलेक्ट कर लिए। एंड वर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस। हमने उसको स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस में रखा। स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस का मतलब होता है उस सीड को जैसी जैसी ज़रूरत थी। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं एक सीड को ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है, एक सीड को पानी की ज़रूरत होती है, तो जैसे जैसे उनकी नीड थी उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको रख दिया फेवरेबल टू जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब सीड जैसे जर्मिनेट होता है, फ्लावर आने लगता है, ठीक है, फूटने लगता है, उसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, तो हमने उसको ऐसी ऐसी कंडीशंस में रख दिया। 20 दिन के बाद द नंबर ऑफ सीड्स जिनको जर्मिनेशन हो गया
उसको हमने काउंट किया गया और उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो बैग 1 में से कितने क्या कहते हैं नंबर ऑफ सीड्स जिनके ऊपर जर्मिनेशन हुआ वो थे 40, ठीक है। बैग 2 में से जितने नंबर ऑफ सीड्स में से जर्मिनेट हुआ वो थे 48, यानी कि हर बैग में से हमने 50-50 सीड्स निकाले हुए हैं, ओके। तो फर्स्ट बैग में से 50 में से 40 सीड्स में जर्मिनेशन हो गया, सेकंड बैग में से 50 में से 48 में जर्मिनेशन हुआ, एंड थर्ड बैग में से 42 में हुआ, फोर्थ बैग में से 38 में जर्मिनेशन हुआ और फिफ्थ बैग में से 41 सीड्स में जर्मिनेशन हुआ, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग? यानी कि अगर मैं 5 बैग्स में से रेंडमली एक बैग चूज करूं तो क्या चांसेस हैं कि वो एक ऐसा बैग होगा जिसमें 40 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट होंगे? तो 40 सीड्स से ज़्यादा कितने बैग्स हैं? 1, 2 और 3 बैग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रायल के लिए कितने बैग थे हमारे पास? 5 बैग्स है, तो नंबर ऑफ बैग्स इन विच 40 सीड्स गॉट जर्मिनेशन, कि 40 सीड्स जिसके अंदर जर्मिनेट हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैग्स मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ, यू कैन राइट बाय योर ओन। Probability of having more than 40 seeds is equal to number of bags in which more than 40 seeds got germination divide by total number of bags, ठीक है। तो is equal to probability of occurring an event is equal to कितने बैग्स हैं जिसके अंदर से 40 से ज़्यादा हुए हैं? 1, 2, 3 बैग हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 5 बैग्स हैं, तो ये हो गया 3/5 और यू कैन राइट 0.6। नेक्स्ट 49 सीड्स इन अ बैग। 49 किसके अंदर हुए हैं? देखिए 49 तो किसी में हुए ही नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 में हुए हैं, है ना। तो 49 तो किसी बैग में नहीं हुए, तो वो हो जाएगी आपकी 0। यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू जितने बैग्स जिसके अंदर 49 हुए, एक भी नहीं था, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स 0, ठीक है। लास्ट वन, मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग। अब 35 से तो ज़्यादा सभी के अंदर हुए हैं, तो नंबर ऑफ बैग्स इन विच सीड्स गॉट जर्मिनेशन मोर देन 35 सीड्स गॉट जर्मिनेशन, तो सभी के सभी हैं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन 35 सीड्स जर्मिनेशन। तो क्या होगा? नंबर ऑफ बैग्स जिसके अंदर 35 सीड्स में जर्मिनेशन हुआ है, सभी के सभी में हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स, ये आ गया 1। तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल 10th। आई होप जैसे मैंने इस फॉर्मूला को, जनरल फॉर्मूला को आपको हर एक सिचुएशन में बना के बताया है फॉर्मूला, आपको वो फॉर्मूला बनाना आ जाएगा जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपका ये वाला फॉर्मूला भी चल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 15.1।